का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे। तो देखिएगा, पहले पेयर्स हैं, जल्दी जल्दी से पेयर को देखा जाए। तो पहला पेयर है पील और पील। होंस का मतलब समझ ही रहे हैं कि इसकी साउंड क्या होती है, वन होती है, बट स्पेलिंग और उसकी मीनिंग क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसकी साउंड क्या है, पील और पील दोनों को पढ़ा जाएगा। पहले का हिंदी है गड़गड़ाहट और दूसरे का हिंदी है छीलना। तो इसका एग्जाम्पल लिखा गया है, राम सिवर्ड, सिवर्ड माने कांप गया, हियरिंग माने सुन करके, पील ऑफ क्लाउड्स, बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके राम कांप उठा या कांप गया। ये हो चुका है। नेक्स्ट है छीलना। तो मंजू वाज पीलिंग ट्रिकोसिना डेरोसियस, मंजू परवल छील रही थी। तो यहाँ पर देख लें कॉन्टिन्यूअस में है। अगला नेक्स्ट है कैरियर और कैरियर। एक कैरियर का मतलब शैक्षिक जीवन होता है और एक कैरियर मतलब ले जाने वाला या गाड़ी होती है। तो इसका मतलब जिसमें डबल ई है वो आपका कैरियर है, और इसमें डबल ई का मतलब, एक ई का मतलब लगा लेंगे एजुकेशन। एजुकेशन माने शिक्षा हो जाएगा। तो एजुकेशन से जो जुड़ा रहेगा वो को हम लोग मान लेंगे शैक्षिक जीवन मान लेंगे। तो यहाँ पर और ये इसकी ट्रिक है, ए इसमें डबल ई है और इसमें ए है ना, तो गड़गड़ाहट कहाँ से हो रही है, आसमान से। तो आसमान की जब स्पेलिंग बनाओगे तो स्टार्ट होगा ए से, ए से स्टार्ट होगा ना, तो ए इसमें आ रहा है। इसका मतलब जिसमें ए रहेगा वो गड़गड़ाहट वाली मीनिंग है। ठीक, इसमें डबल ई है, ई फॉर होता है एजुकेशन, शिक्षा। जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे ई तो एजुकेशन, तभी तो हमारा शैक्षिक जीवन बनेगा। तो क्या इसमें रहे कि योर कैरियर हैज बीन अफेक्टेड, आपका शैक्षिक जीवन प्रभावित हो चुका है ड्यू टू FIR। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम आख्या सूचना, जो थाने में दर्ज कराई जाती है। अगर आपके विरुद्ध कोई FIR दर्ज करा दिया है तो उसका आपका शैक्षिक जीवन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो कहीं भी अगर आपको जब जॉब लगेगी तो पहला लेटर जो आएगा आपके संबंधित थाने में ही आता है, ज्वाइनिंग लेटर। तो वहाँ से आपको रिसीव करना पड़ेगा। तो थाने वाले आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके नाम पर FIR दर्ज हुआ है। तो वो लोग फिर पैसा वैसा लेकर के तब आपको इशू करेंगे, देंगे। तो वहाँ पर शैक्षिक जीवन का एक हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैरियर मीन्स ले जाने वाला। तो आई हैव अ गुड्स कैरियर वैन, तो मेरे पास एक मतलब कह रहे हैं गुड्स कैरियर, सामान ले जाने वाली एक गाड़ी है। तो जिसमें ये हो गया, वैन का मतलब गाड़ी, समझ रहे हैं। अगला पेयर है 23rd पर डोज और डोज, दोनों को डोज पढ़ा जाएगा। यस मतलब यहाँ पर खुराक है और डोज मतलब जो झपकी लेना है। इसमें डिफरेंट किसका है, यस और जेड का है, खुराक। तो अब यहाँ पर दवा, दवा मतलब बचा बचा के खाई जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी खाई जाती है ना। तो यहाँ पर यस, यस का मतलब होता है सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। तो दवा ये नहीं कि ज्यादा ज्यादा दवा खा जाओ, सब तो सब लोग मतलब और भी चीज जितना है सब लोग ज्यादा खा सकते हो, लेकिन दवा आपको दे दिया क्या ज्यादा खा लोगे, कहने पर भी तो आप लोग नहीं खाओगे, कहोगे बहुत कड़वी आ रही दवा। तो डोज का मतलब सेव, यस का अंतर है। थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट अपने माइंड में ले लेंगे कि जिसमें यस रहेगा हम उसको बचा के खाते हैं, इसका मतलब दवा है, खुराक है। इसका डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, या पेशेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, उसे डॉक्टर ने सलाह दिया है, चिकित्सक होता है इसकी हिंदी, सलाह दिया है। टू टेक माने लेने के लिए था, दवा खाने के लिए टेक ही यूज किया जाता है। 3 डोजेज ऑफ मेडिसिन, दवा की 3 खुराक लेनी है दिन भर में, इसका 3 खुराक लेना है, मेडिसिन की है। उसके बाद झपकी लेना। तो माय ब्रदर जो मेरा भाई है, वाज डोजिंग, डोजिंग माने झपकी रहे, तो मतलब अंघा रहा था गाँव की भाषा में बोले तो। और कब, वाइल ड्राइविंग द कार, जब कार चला रहा था तो वह झपकी ले रहा था, ऊँघा रहा था। नेक्स्ट देखेंगे 24 में इमिनेंट और इमिनेंट। पहला का मतलब प्रसिद्ध होता है और दूसरे का मतलब आसन्न। आसन्न का मतलब होता है निकट भविष्य में होने वाली घटना को ही हम आसन्न कहेंगे, इमिनेंट कहेंगे। तो मतलब जो अभी होने वाला है वो अंदर है, ऐसे आपको लेना है। इन अब यहाँ पर इमी को समझ लेना, इन मतलब जो भविष्य में होने वाला है वो अंदर है, अर्थात भविष्य में जो चीज छुपा हुआ है वो किसी को पता है नहीं। तो इसका मतलब वो अंदर है, तो उसको इन मान लेंगे, अपने ट्रिक अपने माइंड में बैठाएंगे। इन का मतलब होता है अंदर, और इन की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, IN लिखते हैं ना। तो जिसमें आई लगा होगा वह अंदर है, अर्थात भविष्य में है।
और इसमें इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध, तो लिखा गया ऑनरेबल मोदी इज एन इमिनेंट लीडर। तो मोदी जी यहाँ पर एक प्रसिद्ध नेता हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑनरेबल को एक बार मैं बताया था कि चाहे बल पढ़िए, चाहे बुल पढ़िए, चाहे बिल पढ़िए। इंडिया वाले बल पढ़ते हैं, अमेरिका वाले बुल पढ़ते हैं, और इंग्लैंड वाले बिल पढ़ते हैं। तो चाहे हम इसको बोल दें ऑनरेबल मोदी, चाहे ऑनरेबिल, चाहे ऑनरेबल, तो हम लोग तीनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया का नेक्स्ट है इमिनेंट, मीन्स होता आसन्न, तो मतलब भविष्य में होने वाला है। द फेस्टिवल ऑफ होली, होली का त्योहार देखिए लगभग आसन्न में है, निकट भविष्य में है। तो होली का त्योहार इज इमिनेंट, मतलब निकट भविष्य में होने वाला है। कौन सा? होली का त्योहार। अब नेक्स्ट है 25 पर देखेंगे एडिशन और एडिशन। तो पहले वाले का है संपादन या संस्करण, इसकी एक हिंदी होती है संस्करण भी होता है। तो द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, कोई भी किताब होती है जो जैसे ग्रामर की कोई बुक हो गई है, प्रथम बार जब कोई राइटर लिखेगा तो फर्स्ट एडिशन माना जाएगा। उसमें अपने ही लिखी गई पुस्तक में जब हम संशोधन करके कुछ और ऐड कर देंगे तो सेकंड माना जाएगा। फिर हमारे पास ज्ञान बढ़ेगा और उसमें ऐड कर देंगे बुक में, तो ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे अपना नया नया पब्लिकेशन हम छापते रहेंगे, तो वह कहलाता है संस्करण कहलाता है। तो तीसरा मतलब ये किताब जो है तीसरी बार छप रही है। द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक हैज बीन इशूड, तीसरा संस्करण इस पुस्तक का जारी हो चुका है। अगला है एडिशन माने जोड़ होता है या अतिरिक्त होता है। तो इसमें देखें, और यहाँ पर भी देखा जाए तो ट्रिक है, ई फॉर एजुकेशन से है, और एडिशन का मतलब जोड़ आप लोग जानते हैं एडिशन, और ई का मतलब एजुकेशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो किताब उताब शिक्षा से ही जुड़ी रहती है। संस्करण होता है, तो एडिशन का मतलब कह रहे हैं देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडिशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने प्रसंग में, इस प्रसंग में किसी भी अन्य एडिशन माने जोड़ या अतिरिक्त बात की, नो नीड कोई जरूरत नहीं है। इस प्रसंग में किसी भी अन्य चीज की या अन्य बात की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला पेयर देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है राइट और राइट, RIGST है, इसका WRIT है। तो इसकी साउंड है राइट और राइट। पहले का हिंदी है ठीक, सही और दाएं, और क्या होता है अधिकार। तो इसके 4 अर्थ हैं। तो सो दिस टर्म कैन बी आल्सो कॉल्ड होमोनिम, ये शब्द को हम लोग होमोनिम भी कह सकते हैं, बिकॉज देयर आर फोर मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। इस शब्द की 4 अर्थ निकल रहे हैं। तो मैं अधिकार को लेकर के वाक्य प्रयोग किया हूँ। वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, हम लोगों के पास संविधान में कितने अधिकार मिले हैं? 6। मूलतः 7 अधिकार मिले थे, लेकिन 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब हमारे पास केवल 6 अधिकार हैं जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। तो राइट माने लिखना, लिखा गया वी शुड राइट आंसर क्लियरली, हम सबको उत्तर स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए या साफ साफ लिखना चाहिए। अगला देखें राइट राइट राइट, 3 राइट और लिखा हूं। पहले पेयर में 2, तो दूसरे पेयर में राइट 3। तो पहले राइट का मतलब दंगा, दूसरे का मतलब संस्कार, तीसरे का मतलब किसान, तो तीनों का दंगा। तो द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का मतलब होता है संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब क्या है? हमारे संप्रदाय हैं। शुड नॉट नहीं करना चाहिए, क्रिएट माने उठाना, उत्पन्न करना चाहिए, राइट माने दंगा। तो मतलब जो संप्रदाय हमारे समाज में हैं, इन सभी संप्रदायों को दंगा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। सुर लगाए हैं। नेक्स्ट वाला है संस्कार। तो कहा जा रहा है कि देयर आर 16 राइट्स इन हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से आपको मैं 3 संस्कार बताऊंगा। उपनयन संस्कार 5वां होता है, शादी वाला संस्कार 13वां होता है, और 16वां संस्कार जब घाट पर जला देते हैं लकड़ी लेकर,
तो वह 16वां संस्कार है। उपनयन का मतलब होता है जिस दिन आप शिक्षा पहले दिन आप ग्रहण करने जाते हैं, पहला दिन आपका जो विद्यालय का होगा वही संस्कार आपका उपनयन संस्कार होता है। तो 3 संस्कार बताएं, टोटल 16 संस्कार हिंदू धर्म में हैं। अंतिम वाला भी, अंतिम में राम नाम सत्य है अंतिम वाले में। और आगे देखेंगे, इसका है राइट माने किसान, और राइट फेसेस माने सामना करता है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी माने होता है गरीबी। एक किसान जो है गरीबी के वजह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करता है। अगला है वेल माने घाटी है, वेल वेल दोनों लिखा गया है, और दूसरे का मतलब घूंघट। तो द सीन ऑफ द वेल, जो घाटी का जो दृश्य है, इज वेरी अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब था आकर्षक, मन को हर लेने वाला, मनोहारिणी। जो घाटी का दृश्य है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट है वेल माने घूंघट, इसका एग्जांपल दिया गया है। अब ब्राइड, एक दुल्हन जो होती है, कवर्स माने ढक लेती है, हर फेस मीन्स अपना चेहरा, बिफोर मीन्स सामने, फादर इन लॉ ससुर जी के सामने अपना चेहरा घूंघट से दुल्हन ढक लेती है। अगला है वेल मतलब होता है रोना या विलाप करना, अब वेल मतलब घाव का निशान, दोनों का मतलब ही वेल वेल है। तो आगे इसको देखेंगे, बी वेल्ड, हम लोग रोए थे, विलाप किए थे, एट डेथ ऑफ, एट द, यहाँ एट द डेथ ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम की मृत्यु पर हम लोग खूब रोए थे, खूब विलाप किए थे। इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल, मतलब जैनुल अब्दीन, उसके बाद कलाम, पूरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूरा नाम इनका है। उसके बाद देखेंगे घाव का निशान, देयर आर मेनी वेल्स, बहुत सारे घाव के निशान हैं, ऑन माई फुट, मेरे पैर में, मेरे पैर में बहुत सारे घाव के निशान हैं। बचपन में सब लोग खेलते रहते हैं, तो कहीं गिर गए तो चोट लग गई, जब ठीक हो जाता है तो जो मतलब जो मार्क बना रहता है उस घाव का निशान है। नेक्स्ट है वेन और वेन, पहले का मतलब है व्यक्त, दूसरे का मतलब नस, धमनी, सिरा। तो इसमें ऑल माई लेबर, मेरा संपूर्ण जो परिश्रम था, लेबर का मतलब परिश्रम, टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने का मैंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन वाज इन वेन, पूरा का पूरा मेहनत बेकार चला गया। अब पता नहीं हुआ होगा कि घर बनाए होंगे, लेकिन जब शटरिंग वटरिंग लगा, टूट टाट गया, गिर गया, तो पूरा क्या हुआ, पूरा मेहनत बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया। अगला एग्जांपल है नस या सिरा, द ब्लड, जो हमारा रक्त है, वह रंस माने दौड़ता है, थ्रू द वेन्स, नसों में से होकर रक्त बहता है या दौड़ता है। तो आज का जितना हमारा पेयर कंप्लीट हो चुका है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए, कमेंट करते रहिए।